अपडेट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों ईवीएम को लेकर मच गया बवाल। जी हाँ, ईवीएम हटाने की मांग हुई तेज़। अब राज ठाकरे ने खोल दिया मोर्चा। कहा जब पूरी दुनिया में ईवीएम से चुनाव नहीं होता तो हमारे देश में क्यों हो रहा है। अब आप समझिए, बीजेपी समर्थक ही अब ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलना है। आखिरकार क्यों दोस्तों? राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगा दिए गंभीर आरोप। राहुल बोले देश के लोकतंत्र को तबाह कर रही है बीजेपी। क्यों किसान बोले हम अपने आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे, ये आंदोलन और भी आगे तक जाएगा जब तक किसानों की पूरी मांगे नहीं मांगी जाएंगी। और कैसे दोस्तों आपको बता दे चलें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद बीजेपी आई बैकफुट पर। ममता बनर्जी से भी बन गई राहुल की बात। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें ईवीएम को लेकर। दोस्तों अब आप समझिए, राज ठाकरे ने खोल दिया मोर्चा। आपको बता दें चले, ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बन चुका है जिसको लेकर लगातार विपक्ष ये सवाल उठाता है कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। लेकिन आपको बता दें चले, अब राज ठाकरे ने ही, जो कभी बीजेपी के साथ जाने की बातें कर रहे थे, अब राज ठाकरे ने ही मोर्चा खोल दिया। राज ठाकरे का कहना है कि जब पूरी दुनिया में ईवीएम से चुनाव नहीं होता तो हमारे देश में ईवीएम से चुनाव क्यों कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है कि ईवीएम सही है या नहीं है। और दोस्तों वैसे देखा जाए तो राज ठाकरे की ये बात गलत भी नहीं है। विपक्ष लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहा है। आप देखिए, पूरे देश दोस्तों, क्या उन देशों के पास पैसा नहीं है? क्या वो ईवीएम से चुनाव नहीं करा सकते? बड़े से बड़ा देश अमेरिका को ले लीजिए। अमेरिका तो सबसे शक्तिशाली देश है, वहाँ पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। जापान बैलेट पेपर से होता है। खुद चाइना जहाँ पर ये मशीन बनी, वहाँ भी दोस्तों बैलेट पेपर का यूज़ किया जाता है। तब आप समझ सकते हैं कि राज ठाकरे की ये बात बिल्कुल सही है। आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। जो लोग प्रदर्शन करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, पत्रकारों को बोलने से रोका जाता है, जो लोग सच सामने लाते हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ होती हैं, या फिर विपक्ष को मिटाने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। राहुल ने कहा कि आज कोई भी ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जिसके ऊपर 8-8, 10-10 मुकदमे ना हों। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा खुद के ऊपर भी 8-10 मुकदमे कर रखे हैं बीजेपी ने। राहुल ने कहा कि बीजेपी की यही मंशा है, वो विपक्ष को ख़त्म करने के लिए ईडी और सीबीआई का यूज़ करती है। राहुल ने दोस्तों कई बार सवाल उठाया है कि बीजेपी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है विपक्ष का जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई के केस ना हो। और यही कारण है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में कुछ किया हो, विकास या ना किया हो, लेकिन उन्होंने दोस्तों अपनी पकड़ बना ली सीबीआई ईडी पर। और जिसको डराना होता है धमकाते हैं दोस्तों, जिसको उठवाना होता है उसको उठवा लेते हैं। यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर जमकर सवालों के निशान राहुल ने दाग दिए हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के उड़ गए परखच्चे। जी हाँ, आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। कहा कई चीज़ें हमने छोड़ी हैं कांग्रेस के लिए और कई चीज़ें कांग्रेस ने हमारे लिए छोड़ी हैं। ये सब कुछ हमने अपने देश के लिए किया है। दरअसल आपको बता दें चले, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस और हम दोनों ने ही कई कंप्रोमाइज़ किए हैं। हम लोगों ने एक दूसरे की बात समझी है और कोई सी सीट उन्होंने हमारे लिए छोड़ दी, कोई सी सीट हमने छोड़ दी। दरअसल एक सीट की बड़ी चर्चा हो रही है दोस्तों, गुजरात की, जो अहमद पटेल की सीट थी, जहां से वो हमेशा जीतते थे। हालांकि उनका इंतकाल हो गया था, यानी कि देहांत हो गया था। और उसके बाद माना जा रहा था कि उनकी बेटी जो है उनको ये सीट पर गुजरात में चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने वो सीट जो अहमद पटेल की सीट थी वो आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी। जिसके बाद केजरीवाल ने बताया कि कैसे कांग्रेस के लिए उन्होंने भी कई चीज़ें छोड़ी हैं और कांग्रेस ने भी उनके लिए कई सीटें छोड़ दी हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ साफ कर दी उन्होंने, केजरीवाल ने, कि आने वाले समय में बीजेपी को वो सत्ता से बाहर करेंगे। उन्होंने कहा देश की जनता को एक नया विकल्प चाहिए और वो है इंडिया गठबंधन। आपको बता दें चले दोस्तों, नॉन स्टॉप उमर खालिद की बेल होती जा रही है कैंसिल। क्या सिर्फ उमर खालिद को मुस्लिम होने की सज़ा मिल रही है? क्या दोस्तों उमर खालिद का जुर्म इतना सा था कि वो मुसलमानों की आवाज़ बन रहे थे, इसलिए उमर खालिद जैसे लोग को जेल में डाल दिया जाता है? दोस्तों उमर खालिद एक पूर्व छात्र हैं जेएनयू के। उमर खालिद दोस्तों जो है CAA और NRC के दौरान उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। अब आपको तो पता ही है, जब जब दोस्तों जो भी इस सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करा, जिसने उसको NRC के नाम पर NA से लगाकर, मतलब उसको दोस्तों अंदर डाल दिया गया था। कई लोगों को ऐसे थे जिनकी बेल तक नहीं हुई। उमर खालिद की बेल अब तक दोस्तों 7 से 8 बार रिजेक्ट हो चुकी है। अब एक बार फिर से उनकी बेल लगाई थी, लेकिन फिर कपिल सिब्बल ने वापस ले ली।
कि अभी हम इस बेल को वापस लेना चाहते हैं, हम बाद में दूसरी बेंच के सामने नए सिरे से वो अपील करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर इस बार भी उमर खालिद की बेल सामने रखी जाती तो वो भी कैंसिल ही कर देती है बेंच, इसलिए उमर खालिद की बेल वापस ले ली गई थी। लेकिन उमर खालिद पर जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं दोस्तों, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उनका कहना उमर खालिद की जो बेल है वो इसीलिए वापस ले ली गई क्योंकि ख़ास करके कपिल सिब्बल को ये पता था कि उमर खालिद की बेल अगर इस वकील की मतलब इस बेंच के पास जाएगी तो वो खारिज ही होना है फिर से। यही कारण है जो दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी बात बोली गई है। और उमर खालिद जैसे लोग जो कि दोस्तों आप समझिए उन्होंने अपने देश के लिए एक तरीके से, मैं तो ऐसा क़ुरबानी मानूंगा दोस्तों। उमर खालिद को लगभग 3 साल हो चुके हैं, 2-3 साल जेल में बंद हुए वो, और अब तक उमर खालिद की बेल नहीं हुई है। क्या दोस्तों ये हमारे देश का लोकतंत्र है कि जो कोई भी आवाज़ उठाए उसके ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगा दो कि दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड ये है या फिर ये उत्तर प्रदेश के दंगों का मास्टरमाइंड है। हैरानगी की बात ये है दोस्तों कि सारे मास्टरमाइंड मुसलमान ही निकलते हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है। और आपको क्या लगता है ये सब कुछ जानबूझ के किया जाता है ताकि हमारे हिंदू भाइयों को अपनी ओर खींचा जा सके? आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल डेमोक्रेटिक कंट्री में के बावजूद भी भारत में क्या चल रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले जो है अब कहीं ना कहीं एनसीपी के नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हमारे देश एक तरीके से दोस्तों डिक्टेटरशिप से चल रहा है। इस देश में लोकतंत्र नहीं दोस्तों बल्कि अब डिक्टेटरशिप चल रही है। वो क्यों चल रही है दोस्तों आप समझिए। एक डेमोक्रेटिक पार्टी दोस्तों, डेमोक्रेटिक कंट्री सॉरी, उसमें दोस्तों एक ऐसी पार्टी जिसको शरद पवार ने खड़ा किया एनसीपी को, लेकिन उसका सिंबल और बाकायदा थीम जो है उठाकर किसको दे दिया गया? अजीत पवार को। सेम ऐसा ही इंसिडेंट आपको याद होगा, ऐसा ही इंसिडेंट जो है उनके साथ भी किया था शिवसेना वालों के साथ। उनका सिंबल उठाकर किसको दे दिया गया था? एकनाथ शिंदे को। तो अब सवाल उठ रहा है कि भैया जो पार्टी बनाता है उससे पार्टी छीनकर ऐसे व्यक्तियों को दे दिया जाता है, ऐसा गद्दारों को जो पार्टी में घपला कर कर भागे, एमएलए लेकर भागे। और साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी का काम करता है। फिर उसके बाद चुनाव आयोग जब साफ ही दिखाई दे रहा है तो ये क्यों कहता है वो कि हम तो निष्पक्ष हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव का नया प्लान हुआ तैयार। ऐसे बनाएंगे दोस्तों अखिलेश यादव बीजेपी को निशाने पर। दरअसल आपको बता दें चलें इस बार अखिलेश यादव ने 63 सीटों पर, विधानसभा की 63 सीटों पर अखिलेश चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ 17 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी लोकसभा के। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों अखिलेश यादव की 63 सीटों की, तो अखिलेश इस बार नई रणनीति के साथ टिकट बांट रहा है। उन्होंने कई लोगों के नाम के पत्ता भी काट दिया है, यानी कि कई लोगों को अब की बार टिकट नहीं मिला है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया है दोस्तों उनका एक बड़ा नाम है। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव उन लोगों को निशाने पर ले रहे हैं, खास कर दोस्तों जो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से भागने का काम कर रहे थे। और अखिलेश ने दावा किया है कि वो लोकसभा में पूरी 63 सीटों पर जीत हासिल करेंगे और 17 पर कांग्रेस करेगी, जिसमें इंडिया गठबंधन दोस्तों का बीजेपी को कड़ी टक्कर और हरा कर भी दिखाएगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बोली दिल्ली से इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जो जनता के विरोध में है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें इस बार ममता बनर्जी ने कमर कस ली है। बताया जा रहा है ममता बनर्जी की कांग्रेस से बात बनने वाली है। ममता बनर्जी और ख़ास करके कांग्रेस का जो गठबंधन है दोस्तों जल्दी होता हुआ हमें नज़र आएगा। इस गठबंधन की एक ख़ास बात हमें ये पता चली दोस्तों कि अब तक ममता बनर्जी के रुख काफ़ी तेवर बदले बदले से थे। कल भी कुछ अजीब से बयान आए थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 5 सीटों का ऑफ़र दे दिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने बंगाल की विधानसभा की 5 सीटों का ऑफ़र दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि फ़िलहाल बंगाल में कांग्रेस इन 5 सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी की जो सीटें हैं उस पर टीएमसी चुनाव लड़ेगी। अब देखना ये